Good evening, sir. Very good evening, Vani, Majid, Diksha, Raju. Who's this C2? Please join by your name. How's everyone? Fine, How are sir. you all, please? Very good. Good evening, sir. Very good evening, gentlemen and ladies. We'll be starting in 2 minutes, hopefully. We'll wait for other students to come. Though I Fine, sir. expect How are you? I'm perfectly fine, Vani. Thank you so much. Welcome, sir. I expect everybody to be on time, but still, I'll give you some 2-3 minutes grace period. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes. Thank you. Yes, sir. Thanks a lot. If you have any doubts to discuss, we can start with our doubts and then we'll start our class. अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, you can always ask. Okay. Okay. चलिए, I think we should start. और जो बच्चे बाद में आएंगे वो ज्वाइन करेंगे. मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट है मैं डिस्कस करना चाहता हूं पहले, उसके बाद फिर आज का क्लास शुरू करता हूं. मैंने तुम लोगों को कुछ असाइनमेंट्स भेजे थे, एक ग्रामर पे बेस्ड और एक वोकैबुलरी का एक असाइनमेंट, एक लेसन था. और ये हर अल्टरनेट डे एक दिन छोड़कर एक सेट ऑफ वर्ड्स विथ एक्सरसाइज जाएगा तुम्हारे पास, और उस पे क्या करना है मैं तुम्हें समझा देता हूं और फिर आगे बढ़ूंगा. आज क्लास के एंड में लास्ट जो हम लोग करेंगे लास्ट 10 मिनट्स, उसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि वोकैबुलरी का जो तरीका होगा, जो अप्रोच होगा, उसका क्या, कैसे हम लोग उस एक्सरसाइज पे काम करेंगे वो मैं समझाऊंगा. लेकिन आज का क्लास पूरी तरह से हम लोग डेडिकेट करेंगे. देखो बेटा, एक क्लास में 5, 6, 7 नई बातें सीखनी हम लोगों को है. On an average, if we learn 5 new things in a class, we'll be learning, just a second please. ओके, चलो शुरू करते हैं. तो आज के क्लास में हम लोग अगर 5 नई बात सीख लेते हैं
तो 15 डेज में अराउंड 75 न्यू ग्रामर के अच्छे कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीखेंगे एक महीने में। बहुत अच्छे से कोशिश करनी है एक एक बात समझने की। I'll keep my classes bilingual, इंग्लिश और हिंदी दोनों जबान में, दोनों भाषा में बात करेंगे हम लोग। फिर भी कोई डाउट होगा तो तुम्हारा डाउट व्हाट्सएप पे भी मैं ले सकता हूँ। लास्ट डे हम लोगों ने बातचीत की थी वर्क के बारे में। दीक्षा, प्लीज टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम। दीक्षा ने कोई सवाल किया है? Sir, I want to ask that. हाँ प्लीज। सर, आप उस दिन वर्ब करवाए थे तो मेरे को वर्ब में आप दो वर्ब के बारे में बताए थे, तो मेरे को एक्सिलरी वर्ब पता है, वो फर्स्ट क्या था? लेक्सिकल। लेक्सिकल। वो डिस्कस करेंगे हम लोग। आज हम लोग दो टाइप के वर्ब्स का डिस्कशन करना था, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक है लेक्सिकल वर्ब। तो लेक्सिकल आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले मैं छोटी छोटी कुछ बात कर लूं। ऑक्सिलरी वर्ब सभी बच्चों को बेटा एक बात समझना है कि तुमने कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, फिर भी ये सोच के पढ़ो कि तुम आज पहली बार पूरे डिस्कशन को सुन रहे हो। मुझे उम्मीद है कि जो बात हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें पहली बार कम से कम एक नया तरीका सीखेंगे हम लोग सीखने का। ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में सबसे पहली बात ये बच्चों को जानना है दैट दे आर इन टोटल 24 हैं ये। और इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का फिर सब क्लासेस बनाया जाता है और छोटे छोटे क्लासेस में इन्हें बांटा जाता है ना। मैंने कहा था फर्स्ट डे डिवाइड एंड लर्न। तो इसमें पहला सेट है ऑक्सिलरी वर्ब का, इसको कहा जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने ये तुम्हें इसका पीडीएफ भेजा है, तुम उसको अपने नोटबुक में, ग्रामर की नोटबुक में सब कुछ कॉपी करना है। द सेकेंड सेट इज कॉल्ड मॉडल। कुछ बच्चों को बहुत कुछ आता होगा, फिर भी पेशेंस रखना है बेटा, 2-3 दिनों तक थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं सभी बच्चे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और फिर नई बातें सीखने लगेंगे। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड मार्जिनल। नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके जॉब को, इनके काम को समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जब भी कभी तुम ऑक्सिलरी वर्ब सुनोगे तो पहला आइडिया दैट शुड कम टू योर माइंड इज द नंबर 24 होते हैं। द सेकेंड थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज कि ऑक्सिलरी वर्ब को फिर से हम लोगों ने 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया है। इसका यह मतलब जैसे ही कैटेगरी जहां हम लोग क्लासिफाई करेंगे, इसका यह मतलब समझ जाना है कि जरूर से एक क्लास में जो रखे गए वर्ड्स हैं वो दूसरे क्लास के वर्ड्स से किसी ना किसी बात में अलग होंगे, इसलिए नया क्लास क्रिएट करना पड़ा होगा। अब इन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमारे पास 3 तरह के वर्ब्स हैं। एक का नाम है वर्ब टू बी, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, टू बी। अब ये टू बी 5 वर्ड्स को कलेक्टिवली एक नाम से पुकारते हैं हम लोग, इज, आर और एम, और इसका पास्ट फॉर्म होता है वॉज एंड वर। ये 5। अब जब भी कभी whenever you listen to the word to be, these 5 words should come to your mind: is, am, are, was, were. Then we have verb to have. ये दूसरा सेट है वर्ब का, जिसका बेसिक जितना स्ट्रांग होगा आगे के क्लासेस में उनको उतना ज्यादा मजा आएगा। There are 3 words in this category. The 3 words are has, have and had. And then we have verb to do, और इस कैटेगरी में भी ऑक्सिलरी के लिए हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, do, does and did। सबसे पहले नाम जान लो बस। तो अगर गिनेंगे हम लोग तो मुझे पता चलेगा कि द नंबर ऑफ द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इज 11, 5 + 3 + 3। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, सबको समझ एक एक बात समझाएंगे, इसलिए कोई बच्चा परेशान नहीं, कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उसके बाद यूजेस के बारे में बातचीत करेंगे। द सेकेंड सेट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इज कॉल्ड मॉडल, या इसको प्लूरल में कह सकते हो मॉडल्स, या एक को बोलेंगे तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और सबको मिला के बोलेंगे तो कहेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो मॉडल्स आर 10 in number।
क्या है वो? will and would. We will talk about all the words. सबके बारे में हम लोग अलग अलग बात करेंगे, एक एक बात सीखेंगे, क्योंकि जब एग्जामिनेशन में हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना हो, जब अच्छा लिखना हो, अच्छा बोलना हो, तो मुझे कहीं भी कोई कॉन्फिडेंस हम लोगों का कम तब होता है जब हम लोग कभी किसी नॉलेज में पीछे रहते हैं, कुछ बात समझ में नहीं आती है, तो थोड़ा परेशान होते हैं कि पता नहीं मैं सही लिख रहा हूं या सही बोल रहा हूं या क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर रहा हूं या नहीं। तो पहले तो हम लोग ये सीख लेते हैं, will and would, shall and should, can and could, may and might. और उसके बाद नीतीश कुमार का कितना विकास हुआ, विकास हुआ। अपने माइक्स ऑफ रखिए प्लीज। Used to, dear students, Pinkesh, keep your mic off please. ठीक है, may, might, and then we have must, and sorry for this, ought to. ये है 10, ought to 10. इन 10 वर्ड्स को डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहा जाता है। डिफेक्टिव, डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई खोट या कोई खराबी। इसका वजह यह है कि इसको डिफेक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इन वर्ड्स में किसी भी वर्ब के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि उनका 5 फॉर्म होता है, लेकिन मॉडल्स के सिर्फ 2 फॉर्म्स होते हैं ज्यादा से ज्यादा, will, would, shall, should, can, could। इसका 2 ही फॉर्म है, 5 नहीं है। इसका कोई सिंगुलर और प्लूरल नहीं है। यही इस वर्ब का डिफेक्ट है, खोट है, इसलिए इसको डिफेक्टिव वर्ब कहा जाता है। फिर थर्ड कैटेगरी है मार्जिनल्स की, और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स में वी हैव ओनली 3 वर्ड्स। मार्जिनल्स आर 3 इन नंबर। उनका नाम है नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। अब दुनिया में जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो तुम्हारे सामने हैं। बी का 3 और फॉर्म होता है, जिसको हम लोग क्यों अलग से पढ़ते हैं या क्यों उसको लिखते नहीं है, बातचीत करेंगे, लेकिन ये भी जान लो, बी, बीन और बीइंग। अगर किसी को लगता है कि इनको भी इंक्लूड कर लेना चाहिए तो मैं इनको भी इंक्लूड कर लेता हूं। तो ये जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर में हैं अब तुम्हारे सामने हैं, एक भी इससे अलग नहीं है। मार्जिनल्स का एक और नाम है, उनको कहा जाता है सेमी मॉडल्स। क्या कहते हैं? सेमी मॉडल्स। यानी ये मॉडल जैसे ही हैं, लेकिन उनका भी 50% फीचर इनके अंदर होता है। क्यों है, क्या है, आज के क्लास में बातचीत करेंगे। पहले एक छोटी सी बात ये मुझे डिस्कस करनी थी। मुझे उम्मीद है ये 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स तुम्हें याद रहेंगे अपने अपने कैटेगरी के साथ। अब हम लोग आगे की बात समझते हैं। ये सब कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी चला जाएगा तुम्हारे पास, या असाइनमेंट भी चला जाएगा, इसलिए सुनने पे ज्यादा फोकस करना है। दूसरी चीज होती है बेटा, थोड़ा सा मेरा आज पेन टैब, Sir, your voice is shivering. okay, is it clear now? Is it Yes, clear sir. now? Okay. अब दूसरी चीज है जिसको हम कहते हैं लेक्सिकल वर्ब। पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन, ताकि तुम लोग को मजा आने लगे, उसके बाद फिर हम लोग बड़ी बड़ी बातें भी करने लगेंगे। लेक्सिकल और मेन वर्ब, हम लोगों ने जब स्कूल में पढ़ा है वर्ब को, तो हमारे टीचर्स ने एक शब्द सिखाया था कि वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स, जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं, काम कहते हैं, एक्शन कहते हैं, एक्शन वर्ड्स। तो अब इन एक्शन वर्ड्स को आज के बाद से जब भी मैं सुनूंगा या तुम सुनोगे, तो तुम ये नहीं सोचोगे कि कोई भी वर्ब, ये सिर्फ लेक्सिकल वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स होते हैं।
हम लोग हिंदी जानने वाले बच्चे हैं, एक तरीका ये भी ये समझने का है कि जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं उनको अगर हिंदी में बोला जाए तो उसके आखिर में आता है ना। टू कम आना, टू गो जाना, टू रीड पढ़ना, टू राइट लिखना, ना 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 ना, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स, और एक्शन वर्ड्स को ही कहा जाता है लेक्सिकल। तो अब हम एक बात छोटी सी बताना चाहेंगे कि ईच, जितने भी एक्शन वर्ड्स को मैंने देखा, समझ गया कि वो लेक्सिकल वर्ब है, एंड ईच लेक्सिकल वर्ब हैज 5 फॉर्म्स। इसको हम लोग समझ जाएंगे कि अगर कोई भी लेक्सिकल वर्ब है तो उसका 5 फॉर्म होना चाहिए। यह भी जानना जरूरी है कि 5 फॉर्म क्यों होता है। पहले मैं समझा देता हूं कि उनका एलवी लिखा है मैंने, एलवी का मतलब लेक्सिकल वर्ब और मेन वर्ब। उसको शॉर्ट में कहते हैं हम V1 और कहते हैं V2, थर्ड फॉर्म को कहते हैं V3, द फोर्थ फॉर्म इज कॉल्ड V4, द फिफ्थ फॉर्म इज कॉल्ड, सॉरी, द फिफ्थ वन इज V5। ये इसका नाम नहीं है, नाम इसका होता है, V1 को कहते हैं बेस फॉर्म। ये सिर्फ उसकी पहचान है 1 2 3 4 5, लेकिन तुम चूंकि पढ़ रहे हो तो तुम्हें उसके टेक्निकल टर्म से वाकफियत होनी चाहिए। इसको V2 को कहते हैं पास्ट टेंस। V3 को कहते हैं, आज बहुत लिखा है मैंने पेन टैब पे कई क्लासेस के साथ, तो कभी कभी कुछ छूटता है तो परेशान मत होना, ये सब कुछ तुम्हारे पास जाएगा। V3 को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। V4 को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और V5 को कहा जाता है S और ES फॉर्म। तो ये नाम है इनका, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है उसका कोई ना कोई रीजन होता है। एक तो वर्ब, एक इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें वर्ब, और वर्ब में फिर लेक्सिकल वर्ब में 5 फॉर्म। इतना कुछ क्यों है? तो हर वो चीज जो ग्रामर में एग्जिस्ट करती है सबका अपना एक रीजन है। ऐसे ही नहीं किसी ने सोचा 5 फॉर्म बना दो और 5 फॉर्म बना दिया गया। तो ये समझना है हम लोगों को कि जब भी कोई वर्ब, जैसे पहले मैं कुछ एग्जांपल दे दूं तुम लोगों को, गो, कम एंड टीच, और एक वर्ड और ले लेता हूं शट, करेक्ट, और ये 5वां वर्ड ले लेता हूं बीट। इन 5 वर्ड्स को देखो, गो, कम, टीच, शट एंड बीट। क्या ये 5 के 5 लेक्सिकल वर्ब के कैटेगरी में रखे जा सकते हैं? जवाब होगा यस, विथ अ कैपिटल वाई। बिल्कुल हां, क्योंकि सब के सब एक्शन है। गो जाना, कम आना, टीच पढ़ाना, शट बंद करना, और बीट का मतलब मारना होता है। अब इन वर्ब्स को तुम अगर गौर से देखोगे तो इसका सेकंड फॉर्म क्या है? गो का वेंट, थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। ये सब तुम लोगों को आता है, मुझे मालूम है, कोई ये नहीं सोचेगा ये सब क्या पढ़ा रहे हैं। इसके पीछे रीजन है, इसलिए हर एक बात को गौर से सुनना। कम का सेकंड फॉर्म क्या है? केम। थर्ड फॉर्म क्या है? कम। टीच का सेकंड फॉर्म टॉट, एंड द थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो टॉट। बीट का सेकंड फॉर्म बीट, और बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, और शट का सेकंड फॉर्म है शट, और थर्ड फॉर्म भी है शट। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुम्हें एक बात समझाना चाह रहा था, वो ये कि किसी भी वर्ब का जब मैं सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाता हूं तो इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। ये इर्रेगुलर होता है आमतौर पे। जैसे यहां को देखो, गो, वेंट, गॉन, ना स्पेलिंग सेम है ना प्रोनाउंसिएशन सेम है, सब अलग, गो, वेंट, गॉन। यहां कम, केम, कम, फर्स्ट एंड द थर्ड फॉर्म सेम, सेकंड डिफरेंट, कम, केम, कम। यहां पे गौर करो, टीच फर्स्ट डिफरेंट, taught and taught, second and third same, shut, 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 all three same, beat first, beat second, third different. तो ये एग्जाम्पल ये बात प्रूव करता है कि we do not have a regular formula
to change a verb into its second and the third form. मगर जिस वर्ब के लास्ट में हम सफिक्स कर देते हैं ing, वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यानी फोर्थ फॉर्म बनाने का एक फॉर्मूला है. सभी कोई, इट इज अ रूल विदाउट एक्सेप्शन. अगर फोर्थ फॉर्म है तो ing उस वर्ब में लगा हुआ होना चाहिए. और जिस वर्ब को हम फिफ्थ फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं वो बेस फॉर्म में हम V1 में s या es लगा देते हैं, तो ये वर्ब का पांचवा फॉर्म हो जाता है. तो किसी भी लेक्सिकल वर्ब का 5 फॉर्म होता है, ये फैक्ट है. लेकिन तुम्हारा ये जानना जरूरी है कि ये 5 फॉर्म क्यों होता है. Why do we have 5 forms of a verb in the English language? ये जानना बहुत जरूरी है. इसलिए इसके बाद हम लोग इसी बात पे आते हैं और डिस्कस करते हैं किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म होने का रीजन. We have V1, the first form of the verb. We have V2, the second form of the verb, and we have V5, the fifth form of the verb. ये 3 के 3 वर्ब जो मेन फॉर्म है, मेन वर्ब के फॉर्म्स हैं, इनका एक काम है. जहां भी कैटेगरी अलग होती है, समझो काम बदलता होगा. तो यहां ये 1, 2 और 5 का काम क्या है? जहां कहीं भी देखे जाएंगे उनको देख के मुझे याद करना है इनडेफिनिट ये वर्ड. यानी जितने भी इनडेफिनिट टेंसेस होंगे जिनका दूसरा नाम है सिंपल, उनमें हम लोग V1, V2, V3 या V1, V2 या V5 यही 3 वर्ब फॉर्म देखते हैं. फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म जहां कहीं भी होगा, इसका स्पेसिफिक काम है कि जिस किसी भी सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, इसका मतलब है कि टेंस के हिसाब से वो और कुछ नहीं है सिवाय परफेक्ट के. और जहां कहीं भी V4 मुझे दिखेगा, इसका एक काम है कि ये सिवाय एक काम के कि ये कंटिन्यूअस टेंस बनाता है और कुछ नहीं है ये. तो अब हमें कुछ कुछ समझ में आने लगा कि वर्ब के हर एक फॉर्म का अपना अपना एक डेफिनेट जॉब है. क्या है? 1, 2 और 5 क्या करता है? इनडेफिनिट टेंस. V3 परफेक्ट, V4 कंटिन्यूअस. एक एक बात सीख के हम आगे बढ़ेंगे, फिर बाद में सबको एक साथ मिला के दिखाएंगे. तो छोटी छोटी बात, एक एक कदम हम लोग आगे बढ़ाएंगे. इसको कहते हैं बेबी स्टेप्स. छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे हैं. याद रखना है, इफ इट इज अ लेक्सिकल वर्ब, it will have 5 forms, and we have 5 forms for a reason. वर्ब का सीधा एप्लीकेशन, सबसे पहला एप्लीकेशन है इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंस. और टेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो होता है वर्ब का स्टेट, और दूसरी चीज मैंने पिछले क्लास में बताई थी, वर्ब का टाइम. तो टाइम बताने की जिम्मेदारी थी ऑक्सिलरी वर्ब को, स्टेट बताने की जिम्मेदारी है मेन वर्ब की. तो जब टाइम और स्टेट मिल जाता है तो हमें एग्जैक्ट टेंस फॉर्म का पता चलता है. अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूं. देखोगे, मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, कम से कम 2, फिर 3 और लिखूंगा एक नई बात समझाने के लिए. मैंने लिखा आई ईटिंग. ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, मैंने पिछले क्लास में भी ऐसा कुछ लिखा था. दिस इज V4, मेन वर्ब है, इसका चौथा फॉर्म है. इसका ये मतलब हुआ कि ये जो वर्ब है, ये इसका स्टेट है कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस का मतलब एन एक्शन इन प्रोग्रेस, कोई काम जो शुरू हो गया है, समाप्त नहीं हुआ है. द एक्शन इज इन प्रोग्रेस. तो इस केस में, इस सेंटेंस में मुझे एक बात का पता चल रहा है, दैट इज स्टेट ऑफ द एक्शन. लेकिन टेंस के लिए मुझे स्टेट के साथ साथ टाइम भी चाहिए. तो टाइम मिस कर रहा है, मैंने एक लंबी सी जगह छोड़ी है ब्लैंक. तो यहां पे अब मैं लगा देता हूं एम, और उसके बाद लगा दिया ईटिंग. तो एम देख के तुम्हें पता चला प्रेजेंट, और ईटिंग देख के पता चला कॉन्टिन्यूअस. दोनों मिलके हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. तो दुनिया के किसी भी सेंटेंस के टेंस को तुम्हें अगर पहचानने को कहा जाएगा तो तुम्हें सीधा तुम्हारी निगाह कहां जाएगी? वर्ब के ऊपर. और ये याद रखना है, कई बार जब मैं सेंटेंस का वर्ब पूछता हूं तो बच्चे सिर्फ मेन वर्ब को बताते हैं, सर इसमें ईटिंग वर्ब है. ये बहुत बड़ी गलती है. इट इज अ बिग मिस्टेक, आई मस्ट टेल यू.
because the main verb alone cannot do its job. It must be assisted or helped by the auxiliary verb. मेन वर्ब अकेला कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि इसको ऑक्सिलरी वर्ब का सहारा ना मिले। तो टेंस पहचानने के लिए ठीक है, मैं वर्ब को देखता हूं और वर्ब में मैं क्या क्या ढूंढूंगा? टाइम, क्योंकि टेंस का जो कंपोनेंट है वो टाइम है और स्टेट है। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। और ये याद रखना है प्यारे बच्चों तुम लोगों को कि टाइम बताने का जो काम है ये दिया गया है ऑक्सिलरी वर्ब को, और स्टेट बताने का जो काम है ये दिया गया है मेन वर्ब को। और जब ये दोनों मिलके काम करते हैं, टाइम और स्टेट, तब मुझे एग्जैक्ट पता चलता है टेंस का। यहां पे हम तुमको गौर से दिखाते हैं, एक बार देख के समझोगे। अब मैं आई के बाद एम की जगह पे लिख देता हूं वॉज। तो वॉज सुन के तुम्हें पास्ट का पता चल रहा है, तो ये सेंटेंस में एम लूंगा तो प्रेजेंट, वॉज है तो पास्ट। लेकिन स्टेट के हिसाब से दोनों में V4 है तो वो कॉन्टिन्यूअस है। यहां पे फिर मैं लेता हूं छोटा सा काम, इसमें लगा देता हूं विल बी। तो विल बी सुन के पता चलेगा फ्यूचर, विल बी इज फ्यूचर एंड ईटिंग इज कॉन्टिन्यूअस। तो हर बार इफ यू वांट टू चेंज द टाइम ऑफ अ सेंटेंस you need to change the auxiliary verb. So this is present continuous, this is past continuous, this is future continuous. ये बात हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये याद रखना है कि कौन सा auxiliary verb, ये एग्जाम्पल था मैंने ये समझाने के लिए कि तुम्हें ये जानना है कि जिस किसी सेंटेंस के टेंस को पता करना है मुझे, तो मुझे उस सेंटेंस के वर्ब को देखना है। और वर्ब में क्या क्या ढूंढा जाएगा? टाइम, इसके लिए किसको देखा जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब। और उसके बाद क्या ढूंढेंगे? स्टेट, उसके लिए क्या देखेंगे हम? मेन वर्ब। तो अब ये बात समझनी हम लोगों को है कि जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तुम गौर करोगे कि जैसे टू बी एक ऑक्सिलरी वर्ब है। टू बी जब मैं कहूंगा तो बच्चों को इज, एम, आर, वॉज, वर, ये 5 शब्द याद आएंगे। और इनके बाद जब कभी भी कोई मेन वर्ब यूज होगा तो वर्ब का 4th फॉर्म होगा यूज। आई एम टीचिंग, ही इज टीचिंग, दे आर टीचिंग, ही वॉज टीचिंग, दे वर टीचिंग। तो टू बी का जो कॉम्बिनेशन है वो वर्ब का 4th फॉर्म है। उसके बाद वर्ब टू हैव, याद रखना है कि एक ऑक्सिलरी वर्ब उसी समय ऑक्सिलरी वर्ब बनेगा जब उसके साथ कोई मेन वर्ब यूज किया जाएगा। An auxiliary verb may play the role of a main verb sometimes. कभी कभी जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं, कभी कभी वो अकेला आता है विदाउट अ मेन वर्ब। तो उस केस में हम उसको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं कहेंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। वर्ब टू हैव के बाद क्या इस्तेमाल करेंगे? जब भी वर्ब मेन वर्ब का 3rd फॉर्म, फिक्स्ड फॉर्मूला है ये। उसी के साथ साथ वर्ब टू डू के साथ क्या यूज करते हैं? डू, डज और डिड। जब भी इसके बाद मेन वर्ब आएगा वो वर्ब का 1st फॉर्म होगा। यानी कौन से ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा ये फिक्स्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब देखो, जितने भी मॉडल्स हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, उनके साथ हम यूज करते हैं मेन वर्ब के 1st फॉर्म को। ये भी फिक्स्ड है। आई विल गो, आई वुड गो, आई शैल गो, आई शुड गो, आई कैन गो, आई कुड गो, आई मे गो, आई माइट गो, आई मस्ट गो, आई ऑट टू गो। फिक्स्ड। और जितने भी मार्जिनल्स हैं उनके साथ भी हम लोग यूज करते हैं मेन वर्ब के 1st फॉर्म को। मार्जिनल्स को मार्जिनल्स क्यों कहते हैं यह भी समझाएंगे, तुमको बहुत मजा आएगा। तो अब तुम गौर करो बहुत प्यारे बच्चों, स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स। सोचना है बेटा, क्या करना है? छोटी छोटी बात को अपना बना लो। यही छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ी बात बन जाती है। देयर इज नथिंग बिग एज सच। एवरी बिग थिंग इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो छोटी छोटी ग्रामर में कहीं कुछ बड़ा नहीं है। देयर इज नथिंग बिग इन द इंग्लिश ग्रामर। एवरी स्मॉल थिंग when we put them together gives us a big idea.
तो कोई बच्चे ये नहीं सोचेंगे ये सब तो सब बहुत बेसिक, इन बेसिक बातों में भी बहुत कुछ सीखना बाकी हम लोगों को। देखो मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूं। यहां पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिख गया मुझे, यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख गया मुझे, और 1, 2 और 3 जगह पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल गया मुझे। यानी V1 मुझे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ दिख रहा है, V3 मुझे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ दिख रहा है, V4 मुझे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ दिख रहा है। करेक्ट? तो असल में तो 5 फॉर्म्स होते हैं वर्ब के। कौन कौन सा फॉर्म नहीं दिख रहा है? V2 एंड V5। एक बात याद रखनी है बेटा, एक चीज होती है इन्फरेंस। इन्फर करने का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल है, मेरे हाथ में 2 पेन है, मैंने कहा दोनों में से एक मेरा है। तो जब तक मैंने कहा एक मेरा है तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कोई भी सर का होगा, या ये होगा या ये होगा, दोनों नहीं है, एक है। अब जैसे ही कहा कि ये मेरा है तो इसका मतलब ये मेरा नहीं है। तो ये जो कई बातें कही नहीं जाती हैं, एक स्टूडेंट को उससे निष्कर्ष निकालने की आदत डालनी चाहिए। तो जब मैंने दिखा दिया V1, V4, V3 को ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, तो तुम बिना कहे भी ये जान जाओ कि V2 एंड V5 आर never used with any auxiliary verb। ये जब भी कभी यूज होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का 5वां फॉर्म, वो अकेले आएगा, किसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज नहीं होगा। तो ये है कॉम्बिनेशन। टू बी के साथ V4, टू हैव के साथ V3, टू डू के साथ V1, मॉडल्स के साथ V1, मार्जिनल्स के साथ V1, V2 एंड V5 ऑलवेज अलोन। अब जो बच्चे संजीदगी से मेरी बात सुन रहे हैं, उनके दिमाग में एक सवाल शायद उठा होगा। मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं। देखो बेटा, मैं लिखता हूं 3 सेंटेंसेस। आई गो। क्या लिखा? आई गो। फिर मैंने लिखा आई वेंट। मैं पहले अपनी ही बात को गलत साबित करूंगा, उसके बाद उसको सही साबित करूंगा। फिर लिखा मैंने ही गोज। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि इन तीनों सेंटेंसेस के टेंस को बताओ, ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, तो तुम्हें टेंस के लिए क्या बताया गया है, क्या देखना है तुम्हें? वर्ब। तो तुम वर्ब को देखोगे, और वर्ब में क्या क्या ढूंढोगे? ऑक्सिलरी वर्ब। और क्या ढूंढोगे? मेन वर्ब। करेक्ट? तो यहां पर तुम्हें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है V1, लेकिन ये अकेला है विदाउट एनी ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन ये सेंटेंस पूरा है। तो जो बात मैंने कही कि हर सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, वो अभी थोड़ी देर के लिए तुम्हें लगेगा ये तो गलत बात है, यहां तो केवल मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब का कोई अता पता नहीं है। यहां पे तुम्हें मिल रहा है V2, दिस इज V2, इट हैज ऑल्सो कम अलोन विदाउट एनी ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो क्या नहीं मिलेगा मुझे? टाइम। यहां V5 है, ये भी अकेला है। तो अब मुझे पता करना होगा कि ये अकेला है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब से मुझे क्या चीज का पता चल जाता है? स्टेट का। तो स्टेट तो पता चल गया कि 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, तो वो इनडिफिनिट होता है। लेकिन अब ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, ये कैसे पता चलेगा? तो तुम्हें मैं बता दूं, इस बात को याद रखना है जिंदगी भर के लिए। ईच V1 is actually a verb with do inside it। हर V1 के अंदर छुपा हुआ होता है do, do, जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब। ये कैसे है मैं इसको साबित करके दिखाता हूं तुम्हें। Each V2 has a did inside it, और जैसे ही मैं V2 के did को बाहर कर देता हूं, V2 बदल के क्या हो जाता है बेटा? V1। and each V5 has a does inside it। इसके अंदर does होता है इनबिल्ट। जैसे ही मैं V5 के does को बाहर करता हूं, V5 बदल के क्या हो जाता है? V1। मैं पहले इसको साबित करता हूं, उसके बाद फिर एक बात और बताऊंगा इसके बारे में। देखोगे बेटा, इस सेंटेंस को अगर मुझे नेगेटिव में चेंज करना है, तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए मुझे क्या चाहिए? किस चीज का सहारा चाहिए? नॉट।
और नॉट के बारे में ये जानना है हम लोगों को कि नॉट जो वर्ड है वो विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं होगा कभी भी। इसको चाहिए एक सहारा। जैसे मैं कहूं यहां दीवार पे मुझे एक बल्ब लगाना है, बल्ब, तो ये बल्ब लाके मैं यहां पे लगा दूंगा, लग जाएगा? नहीं, पहले मुझे यहां होल्डर लगाना पड़ेगा, होल्डर, उसके बाद उसमें बल्ब को फिट किया जाएगा। तो जिस तरह से हर बल्ब को सपोर्ट देने के लिए, उसको पकड़ने के लिए एक होल्डर चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से हर एक नॉट को पकड़ने के लिए एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए होता है। तो अब मैं जानता हूं कि V1 के अंदर डू होता है, जहां जरूरत पड़ेगी मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। तो आई गो को नेगेटिव करना है तो मुझे नॉट चाहिए, नॉट के लिए ऑक्सिलरी चाहिए। V1 में तो है नहीं कुछ, तो मैं उस डू को बाहर कर देता हूं, डू नॉट गो। तुमने गौर किया कि नॉट लगाने के लिए डू कहां से आई? इसी V1 के अंदर डू था, जहां पे जरूरत नहीं होती है वो अंदर रहता है। ये एरोप्लेन का व्हील है, चक्का है, उड़ता रहता है तो चक्का अंदर रहता है। जब प्लेन लैंड करना होता है तो चक्का बाहर निकलता है, फिर लैंड करता है प्लेन। उसी के तौर पे यहां पे देखेंगे वेंट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसमें नॉट लगाना है तो पहले क्या चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब। कहां है? इसके अंदर है, डिड है। मैंने लिखा है यहां पे डिड के V2 में डिड होता है, डिड को बाहर निकाला, डिड नॉट। और दूसरी बात जो याद रखनी है बेटा कि जब कभी भी मेन वर्ब V2 का डिड बाहर करेंगे, जो मेन वर्ब होगा वो V2 बदल के V1 हो जाएगा। तो वेंट का V1 क्या होता है? गो। तो सेंटेंस सही है, आई डिड नॉट गो। हम ये नहीं कह सकते आई डिड नॉट वेंट, गलत हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। और उसके बाद थर्ड वाले सेंटेंस का देते हैं हम लोग, ही गोज। गोज क्या है? वर्ब का पांचवा फॉर्म है, तो उसके पांचवें फॉर्म में क्या रहता है? डस। डस को मैंने बाहर किया, फिर नॉट लगाया, और जैसे ही मैंने डस को बाहर किया V5 बदल के क्या हो गया? V1। तो इस तरह से पता चल गया कि हम लोगों को जब भी कभी कोई वर्ब अकेला दिखे, V1 या V2 या V5, तो अकेला दिखता है, होता नहीं है। V1 अपने सामने एक पर्दा लगा के रखता है डू का, डू को हटाएंगे तब भी V1, डू को लगाएंगे तब भी V1। डिड के सामने, V2 के सामने डिड का पर्दा लगा हुआ है, डिड को हटाओगे अंदर में वो भी V1 है, डिड को लगाओगे V2 हो जाएगा। V5 के सामने डज का एक पर्दा है, डज लगा के V5 दिख रहा है, डज को हटाएंगे वो भी V1 दिखेगा। तो एक छोटी सी बात मैं अपने बच्चों को समझाता हूं अपने क्लास में, वो इस तरह से, तुम्हें जान के अच्छा लगेगा, उम्मीद करता हूं मैं, कि ये मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए कि जितने भी V1 है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू वर्ब का सेकंड फॉर्म इज इक्वल टू वर्ब का पांचवा फॉर्म। तुमको लगेगा सर ये सब क्या बोल रहे हैं आप, V1 V2 V5 एक ही है, बराबर है। मैं कहूंगा 100% एक ही है। दो तरह से इसको साबित करूंगा। पहली बात कि किसी भी चीज की पहचान उसके काम से होती है। मैं एक जगह खड़ा रहूं और मेरे एक दोस्त खड़े रहे, मैंने कहा कि हम दोनों एक ही हैं, तो तुम पूछोगे सर कैसे? मैंने कहा मैं भी पढ़ाता हूं, टीचर हूं, ये भी पढ़ाते हैं, ये भी टीचर हैं। अच्छा यस मैं समझ गया, अच्छा आप दोनों टीचर हैं। तो इसी तरह से V1 V2 और V5 एक ही है। कैसे? दो तरह से मैं साबित करूंगा कि इन तीनों वर्ब का एक काम है, वो है इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेशन। जहां V1 है वो इंडेफिनिट है, जहां V2 है वो इंडेफिनिट है, जहां V5 है वो इंडेफिनिट है। पहला प्रूफ ये है। दूसरा प्रूफ क्या है प्यारे बच्चों? V1 के अंदर क्या होता है? डू। मैं डू को बाहर निकाल दूं V1 के, तो क्या बचेगा? V1 का डू बाहर निकाल देंगे तब भी V1 V1 रहता है। V2 के अंदर क्या होता है बहुत अच्छे बच्चों? डिड। मैं डिड को बाहर निकाल देता हूं V2 से, जैसे ही V2 का डिड बाहर गया V2 बदल के क्या हो जाता है? V1। ये V5 के अंदर क्या होता है? डज। जैसे ही मैं V5 के डज को बाहर निकालता हूं V5 बदल के क्या हो जाता है? V1। तो देखो V1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V1। मैथ्स में तो लोग प्रूव करते हो LHS इज इक्वल टू RHS, तो मैंने भी वही प्रूव कर दिया कि ऊपर इज इक्वल टू नीचे। तो ये तीनों, V2 भी छुपा हुआ V1 है, V5 भी छुपा हुआ V1 है। कब? जब उसके पर्दे को हम हटा देंगे।
जैसे 3 आदमी हम खड़े रहे, मैं रहूं और मेरा 2 दोस्त रहे, और वो दोनों दोस्त मेरे चेहरे का मुखौटा अपने सामने कर ले, तो मैं भी वही अपना मुखौटा लगा के रखूं मान लो, तो मैं अपने मुखौटे के साथ भी कैफी सर, हटाओ तब भी कैफी सर। मेरा दोस्त मुखौटे के साथ कैफी सर, हटाएगा तो वो कोई और निकलेगा। फिर वो तीसरा दोस्त मुखौटे के साथ कैफी सर, हटाएगा तो कोई और निकलेगा। तो इसी तरह से हर V2 छुपा हुआ V1 है, हर V5 छुपा हुआ V1 है। इसलिए V1 है क्योंकि तीनों का काम एक है, तीनों को क्या करना होता है, इनडेफिनिट टेंस का फॉर्मेशन करना होता है। तो अब ये बात मुझे समझ में आ गई कि इनडेफिनिट है, इसलिए बेसिकली देखा जाए तो V1, V2, V5 ये तीनों का काम एक है, इनडेफिनिट, इसलिए इसको एक कैटेगरी में रख देते हैं। V3 का काम क्या है, परफेक्ट, इसको एक कैटेगरी में रख देते हैं। V4 का काम क्या है, कॉन्टिन्यूअस, तो इसको एक कैटेगरी में रख देते हैं। तो बेसिकली 3 ही फॉर्म है, लेकिन इसको 5 किया जाता है क्योंकि हम लोगों को कभी नंबर और कभी टेंस के लिए वर्ब अलग चाहिए। पास्ट टेंस के लिए V2 चाहिए और सिंगुलर नंबर के लिए V5 चाहिए होता है। तो ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है वो फिक्स्ड है, और जहां पे मुझे मेन वर्ब अकेला दिखता है, जैसा कि इन तीनों एग्जाम्पल में दिखा, यहां पे गो दिखा, यहां पे वेंट, यहां पे गोज, तो ये जान लो कि whenever you have the first form of the verb in a sentence without any auxiliary verb, actually there is one auxiliary in the verb, and that is do. Whenever you see V2 in a sentence alone without an auxiliary verb, so you should know that each V2 has a did inside it and each V5 has a does inside it. तो अब तुमको जहां पे ऑक्सिलरी नहीं दिख रहा है वहां भी ऑक्सिलरी दिखने लगेगा। उम्मीद करते हैं ये बात बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब कभी भी मुझे किसी सेंटेंस का टेंस पहचानना है, मुझे क्या देखना होगा, वर्ब। वर्ब में कौन कौन सा वर्ब, ऑक्सिलरी एंड मेन। जहां पे दोनों है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां सिर्फ एक है वहां कुछ बच्चों को लग सकता है सर यहां तो है ही नहीं, तो मैं कैसे टाइम का पता करूं। अब लेकिन मुझे समझ में आ गया कि डू के अंदर, वर्ब के अंदर डू जो कि प्रेजेंट टाइम को रेफर करता है, V2 के अंदर डिड है जो कि पास्ट टाइम को रेफर करता है, और V5 के अंदर डज है जो कि प्रेजेंट फॉर्म को, प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। तो अब जब भी कोई सेंटेंस तुम्हें मिलेगा दुनिया में, कोई भी सेंटेंस, सबसे पहली बात ये जानना है, देखो बच्चों एक छोटी सी बात मैं तुम्हें बताता हूं, बहुत मजा आएगा तुम्हें जान के, कि ये जो सेंटेंस बनता है इसका जो सबसे I'm sorry, इंपॉर्टेंट 2 कंपोनेंट है, वो है सब्जेक्ट और वर्ब। अब इस वर्ब के बारे में जानना है कि वर्ब हम लोगों को सबसे पहली बात जो चीज बताता है वो अपने बारे में 2 बातें, एक तो अपना टेंस और एक अपना सब्जेक्ट। दुनिया में कोई सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसमें वर्ब ना हो, और कोई भी वर्ब ऐसा नहीं होगा जिसको देख के टेंस का पता ना चले। अगर नहीं चलता है तो उसको वर्ब की कैटेगरी से हम बाहर निकाल देंगे, आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। और हर एक सेंटेंस में जो वर्ब होगा उसका अपना एक सब्जेक्ट होगा। आज के बाद से जितने भी सेंटेंसेस पे तुम काम करोगे तो इसमें फोकस रखना। क्या करना है बेटा, हम लोग को लंबे लंबे सेंटेंसेस को डील करना है, 10 शब्दों के, बट बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स which demand your attention are the verbs and the subjects, है ना। दुनिया में हर एक, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, हर एक सेंटेंस में एक वर्ब होता है और हर वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है। इसलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कोई चीज है जिसको हम लोगों को समझना है आगे की क्लास में। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी बात और करते हैं, देखोगे बहुत मजा आने वाला है। उम्मीद करते हैं ये क्लास तुमको अच्छा लग रहा होगा। क्लास में बेटा हम लोग इतनी जान डाल देंगे कि तुमको एहसास होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं जो कुछ भी, ऐसा नहीं कि कुछ भी नया पढ़ रहे हैं,
लेकिन इस बार जो पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा, उसको हम लोग समझ के पढ़ेंगे. ईच एंड एवरीथिंग दैट वी कम अक्रॉस शुड मेक अ लॉजिकल एंड टेक्निकल सेंस. जो भी चीज सेंटेंस में हम देखेंगे उसमें हर चीज के होने का तर्क समझ में आना चाहिए. ये क्या है और क्यों है, ये क्या है और क्यों है, ये क्या है और क्यों है. जब क्या का जवाब मिलता है तो तुम्हें सूचना मिलती है, और क्यों का जवाब मिलता है तो तुम्हें ज्ञान मिलता है. अच्छा, मैं समझा, क्यों का मतलब ज्ञान. ये डू है, ये क्यों है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब भी टाइम बताता है. अब तुम्हें सूचना भी है और ज्ञान भी है. अक्सर बच्चे हम में से सिर्फ ये नाम जान के सोचते हैं कि हमने समझ लिया. देखो बेटा, होता क्या है कि अक्सर बच्चे जो अपने आप को नॉलेजेबल समझते हैं, उनको लगता है वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्हीं छोटी छोटी बातों में बहुत सारी जो लॉजिकल बातें हैं, जो उसका तर्क है, वो अगर समझते नहीं है तो एक स्कूल एग्जामिनेशन में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉलेज पास कर जाएंगे वो. लेकिन कंपटीशन में वही बच्चा आगे बढ़ेगा जिसको हर एक चीज के होने का कारण मालूम है. तुम देखोगे इंग्लिश का जो पेपर होता है, 50 क्वेश्चन अगर तुमको सॉल्व करना है, तो तुम अगर जानते हो ना बेटा, तो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट मैं बच्चों को प्रूव करके दिखाता हूं कि एक क्वेश्चन में 10 सेकंड से 15 सेकंड का ही टाइम लगता है. लेकिन उसके लिए हम लोग एक लेवल पे पहुंच जाएंगे और बहुत आसानी के साथ पहुंच जाएंगे. मैं तुम्हारा टीचर हूं. मैं इस बात की पूरी उम्मीद करता हूं कि तुम्हें जो कुछ भी समझ में नहीं आए, तुम बिला झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, तुम अपने क्वेश्चन को मेरे सामने रख दो कि सर ये समझा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया. अगर क्लास में पूछने में प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझे व्हाट्सएप कर दो, तुम मुझे कॉल कर लो. मैं अगर फ्री होऊंगा तो उठा लूंगा, क्लास में नहीं रहूंगा तो, और क्लास में होऊंगा तो कॉल बैक करके पूछ लूंगा, बेटा क्या प्रॉब्लम है बता दीजिए. लेकिन मेरा एक टारगेट है, बेटर इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस को हिंदुस्तान का नंबर 1 ऑनलाइन क्लास बनाना है मुझे, और इसमें तुम्हारा सपोर्ट 100% चाहिए मुझे. और तुम यकीन कर लो कि तुम अपने इस फैसले को कभी नहीं पछताओगे कि तुम कहां चले आए. कहा जाता है ना, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, कि हालात कितने भी बुरे हों लेकिन कुछ ना कुछ उसमें एक उम्मीद की किरण होती है. तो कोरोना ने हम लोगों को एक साथ कर दिया. कलकत्ता से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, पटना से, रांची से, सब बच्चे हम साथ में पढ़ रहे हैं. तो ये एक अच्छी बात है कि मैं यहां बैठा बैठा दूसरे देश, दूसरे स्टेट के बच्चों को पढ़ा पा रहा हूं. और तुमसे मैं ये वादा करता हूं, तुम तो अब एडमिशन ले चुके, एडमिशन के पहले वादा करता तो लगता शायद ये फंसाने के लिए झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन मैं आई पुट इन माय बेस्ट एफर्ट. और ग्रामर में तुमको अगर फील नहीं करवा दिया ग्रामर मैंने, तो पढ़ाना छोड़ दूंगा. फील करने का मतलब ये होता है जैसे मुंह में तुम्हारे चीनी डाल दी जाए, शुगर, शक्कर, उसको फील करते हो ना, उसकी मिठास. तो ग्रामर को भी हम फील करेंगे, सिर्फ तुम साथ दे दोगे. साथ देने में क्या है बेटा, जहां समझ में नहीं आए पूछ लेना, सर एक बार समझा दीजिए, क्लियर नहीं हुआ. मैं ऐसे कोशिश करूंगा बिल्कुल आसानी से समझाऊं. देखो, मार्जिनल्स जो है, जिनको सेमी मॉडल भी कहा जाता है, वो 3 शब्द हैं. इनको क्यों कहते हैं मार्जिनल, उसको समझ लिया जाए. मार्जिन का मतलब होता है बेटा हाशिया, किनारा, है ना. किनारे में, जैसे मान लो एक बेंच पे 5 बच्चे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5. जो किनारे में है वो इसको ढकेल देंगे तो वो यहां शिफ्ट होकर यहां चला आ सकता है. इधर से कोई धक्का मारेगा तो वो यहां चला आएगा. वो इधर उधर इधर उधर दोनों होता रह सकता है. मार्जिन पे बैठा हुआ है. इसको हम लाख धक्का मारेंगे, ये इधर नहीं जाएगा, वो इसी में आगे पीछे होता रहेगा. तो मार्जिनल का क्या रीजन है मार्जिनल होने का, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं. देखिएगा, ये नीड और डेयर और यूज टू के बारे में सबसे बड़ी बात क्या है मालूम? ये 3 ऐसे वर्ब है बेटा इंग्लिश लैंग्वेज में, सिर्फ 3, ओनली 3, जिन्हें हम चाहे तो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज कर लें, चाहे तो मेन वर्ब के तौर पे यूज कर लें. ये दोनों कैटेगरी में फिट हो जाते हैं, इसलिए इनको मार्जिनल, किनारे का शब्द कहा गया है. मार्जिन पे है, किनारे, कभी उधर चला जाता है, कभी इधर चला आता है. So these marginal verbs are
marginal verbs. Why? The reason is simple. These three verbs can be used as main verbs or auxiliary verbs. कैसे है मैं तुम्हें समझाता हूं. पहले दो सेंटेंस लेता हूं, बोर्ड बदलता हूं, साफ लिख के दिखाता हूं. देखो बेटा, मैं अगर लिखूं I eat, एकदम आसान सा सेंटेंस, मैं खाता हूं. और दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूं I will eat, मैं खाऊंगा. अगर मैं तुमसे कहूं कि I eat को चेंज करके इसको नेगेटिव कर दो, मैं नहीं खाता हूं, तो अभी अभी हम लोगों ने बात की, नेगेटिव के लिए चाहिए नॉट और नॉट के लिए चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब. याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझोगे तो बहुत मजा आएगा. हर नॉट के साथ एक ऑक्सिलरी वर्ब का होना जरूरी है. इसलिए कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब्स को कहा जाता है 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट. वो नॉट के 24 दोस्त हैं. जहां एक चलेगा तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, कि मैं तुम्हारे साथ साथ लगा रहूंगा. तो आई ईट को नेगेटिव करना है, नेगेटिव के लिए चाहिए नॉट और नॉट के लिए चाहिए ऑक्सिलरी. ये ईट में ईट क्या है बेटा? V1 है. तो हम जानते हैं कि V1 के अंदर डू होता है, तो मैं इसको नेगेटिव करता हूं, आई डू नॉट ईट. अब ये नेगेटिव हो गया. इसको नेगेटिव करना है तो यहां पर पहले से ही मेरे पास ऑक्सिलरी वर्ब है विल, तो इसमें सिर्फ नॉट लगेगा, आई विल नॉट ईट. ये हो गई बात कि हर बार रिमेंबर दिस कार्डिनल पॉइंट दैट नॉट, द वर्ड नॉट comes with an auxiliary verb. It can never ever come alone. In a sentence, the word not can never come alone. It needs one auxiliary verb. तो अब मैं इस डिस्कशन के बाद एक सेंटेंस लिखता हूं. मैं तुमसे कहता हूं you need not come tomorrow. It is just an example, not a notice. ऐसा नहीं कि कल क्लास छोड़ दो. You do not need to come tomorrow. ठीक है बेटा. Now we have two sentences. यहां पे मैंने लिखा do not need और यहां पे लिखा need not. बोलो माइक ऑन करके कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है? सेकंड वाला. सेकंड वाला. सर दोनों सही है. किसी ने कहा दोनों सही है, किसी ने कहा सेकंड वाला सही है. कोई फर्स्ट का भी साथ दे दे. देखो बेटा, दोनों सही है सर. दोनों सही. ब्यूटीफुल. क्यों दोनों सही है? क्यों इसको First प्रूव में- करते हैं? नीड के बारे में अब तक हम क्या जानते हैं? सर, margin- नीड क्या है? मार्जिनल ऑक्सिलरी. मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब. लेकिन है तो ऑक्सिलरी, चाहे वो मार्जिनल हो या मॉडल हो या प्राइमरी हो, है तो ऑक्सिलरी. तो ऑक्सिलरी में नॉट लगेगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ऑक्सिलरी में नॉट लग सकता है. सो दिस सेंटेंस इज अ करेक्ट वन. यू नीड नॉट कम टुमारो. और यहां पे नीड को हमने नेगेटिव कैसे किया है? जैसे यहां पे ईट को किया है, इसके अंदर के डू को बाहर निकाला. तो इस नीड को जानते हैं ये वर्ब का पहला फॉर्म है. इसके अंदर भी डू है, इसके डू को बाहर निकाला मैंने, डू नॉट, और नीड को यहां पे मेन वर्ब के तौर पे यूज कर लिया. तो ये हम साबित कर रहे हैं कि ऊपर के सेंटेंस और नीचे के सेंटेंस में दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं. अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस हियर? That in the first sentence the verb need has been used as an auxiliary verb. इस need को मैंने auxiliary कैसे? क्योंकि not लगा दिया. Not सिर्फ auxiliary में लगता है. और यहां पर you do not need में हमने need को कैसा यूज किया है? As a main verb. तो यही बात इस वर्ब को marginal auxiliary verb कहवाती है. किसको हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं. फिर देखिए अगला सेंटेंस. एक मिनट रुको. कभी कभी पेन जो है ना वो देखोगे. आई डेयर नॉट टॉक टू माई फादर
about this. I dare not talk to my father about this. Dare करने का मतलब होता है हिम्मत करना. तो मान लो कोई ऐसा प्लान हम लोग बना रहे हैं स्कूल में कि चलो पिकनिक पे जाएंगे, मैच देखने जाएंगे, फिल्म देखने जाएंगे. एक बच्चे ने कहा यार मैं अपने पापा से इसके बारे में तो बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता. तो उसने कहा आई डेयर नॉट टॉक टू माई फादर अबाउट दिस. और एक बच्चे ने कहा आई डू नॉट डेयर टू टॉक टू माई फादर अबाउट दिस. तो एक ने डू नॉट डेयर कहा, तो कैसे यूज किया डेयर को? एज अ मेन वर्ब. एक ने डेयर नॉट कहा, तो डेयर को उसने कैसे यूज किया है? एज एन ऑक्सिलरी वर्ब. दोनों सही है, क्योंकि डेयर एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है. मार्जिनल के कैटेगरी में 3 वर्ड्स हैं, नीड, डेयर एंड यूज टू. और इन तीनों वर्ड का अपना स्पेशल फीचर यह है कि दे कैन बी यूज्ड एज आइदर अ मेन वर्ब और एन ऑक्सिलरी वर्ब. उसके बाद मैं देखता हूं एक सेंटेंस और, यूज टू. ये सेंटेंस यूज टू का वर्ब का जो इस्तेमाल होता है, ये किसी आदत के बारे में जो मैं पहले कभी किया करता था, अब नहीं करता. तो मैंने लिखा आई यूज्ड, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस लिखता हूं सीधा है पहली बार में ही. आई यूज्ड नॉट टू गो देयर. यहां पे यूज में मैंने नॉट लगाया है, कोई शक है इसमें? लग सकता है या नहीं? लग सकता है. लग सकता है, क्योंकि यूज्ड एक ऑक्सिलरी वर्ब है. और सुनने में ये कैसा लग रहा है बेटा? ये वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा है? V2. अगर मैं इसको मेन वर्ब मान के बनाऊंगा नेगेटिव, तो क्या बनेगा ये? आई, V2 में क्या होता है? डिड. नॉट, और जब V2 निकाल दिया मैंने, डिड निकाल दिया V2 से, तो यूज क्या हो गया? यूज टू गो देयर. ये दोनों सही है. ऊपर के केस में मैंने यूज को एक ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज किया है, नीचे के केस में मैंने यूज को एक मेन वर्ब के तौर पे यूज किया है. और ये 3 वर्ब, नीड, डेयर और यूज्ड टू, इन तीनों वर्ब को हमने तुम्हारे सामने यूज करके दिखा दिया कि हम उसको चाहे तो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे, चाहे तो मेन वर्ब के तौर पे यूज कर सकते हैं. और ये इस वर्ब की, इन 3 वर्ब की खासियत है. यहां तक के क्लास में कोई डाउट है किसी बच्चे को? एनी डाउट, एनीवन? सर मुझे यूज टू के सेंटेंस समझ नहीं आए. देखो बेटा, बहुत आसान सी बात है. यूज टू का मतलब ऐसे हिंदी में समझ लो, किया करता था, या तुम बोलोगे तो किया करती थी. जैसे मैं कहूंगा कि हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, तो हम कहेंगे वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट. ठीक है बेटा, वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट. ये यूज टू का एक सेंस क्या है बेटा? इट टॉक्स अबाउट पास्ट हैबिट्स, यानी वैसी आदतों के बारे में हमने मतलब यूज टू हेल्प करता है बात करने के लिए, जो आदतें पहले कभी थी अब नहीं है. तो मैंने जब कहा आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था या खेला करता था. अब मुझे इसको नेगेटिव करना है कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, तो मैं क्या कहूंगा? वी यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट. आर यू हैप्पी विद द सेंटेंस? Is the sentence correct? यस सर. Yes. We use not. Use के साथ not लगा सकते हैं, क्योंकि use not एक auxiliary verb है. और इसी सेंटेंस को मैं चाहता तो ऐसे ही बोल सकता था, we did not. और जैसे दिस को बाहर करूंगा तो यूज बदल के यूज हो जाएगा, यूज टू प्ले क्रिकेट. Is it clear, Vani, this time? यस सर. Any other questions, please? Any other questions? No. बताओ,
टू बी के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? V4, टू हैव के साथ? V3, टू डू के साथ? V1, V1, मॉडल्स के साथ? V1, मार्जिनल्स के साथ? V1, V1। कौन कौन सा दो वर्ब फॉर्म हमेशा अकेला आता है? V2, V5, वेरी गुड। yeah, और ये याद रखना है कि V1 के अंदर क्या होता है? do plus V1, डू प्लस V1। V2 के अंदर? did plus V2, और V5 के अंदर? does plus V1, does plus Very good. V1। तो ये हम लोगों को समझ में आ गई बात। अब एक छोटी सी बात, आखिरी बात बता के क्लास बंद करूंगा। बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं बेटा जिसका V2 और V3 सेम होता है। जैसे एक वर्ब है स्पेंड, खर्च करना, इसका V2 है स्पेंट और V3 है स्पेंट। जैसे एक वर्ब है टीच, जो मैं अभी कर रहा हूं, पढ़ाना, इसका V2 है टॉट, V3 भी है टॉट। तो सेंटेंस के अंदर, ये आखिरी बात है आज की क्लास की, ये बात कैसे पता चलेगी कि ये V2 है या V3 है? कौन बताएगा? सेंस के आधार पर। सेंस से तो पता नहीं चलेगा। वर्ब से हैज हैव हैड अगर हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। ब्यूटीफुल आंसर। ये हम लोग बता चुके हैं ना बेटा, V3 जब भी आएगा इसके पहले या तो हैज होगा या हैव होगा या हैड होगा, और V2 जब भी आएगा वो बिल्कुल अकेला होगा। तो अगर स्पेंट अकेला आया, मैं कहूंगा आई स्पेंट ऑल माय मनी यस्टरडे, मैंने अपना सब पैसा कल खर्च कर दिया। सो दिस स्पेंट इज V2। और अगर मैं कहूंगा आई हैव स्पेंट अ गुड टाइम विथ माई फ्रेंड्स, आई हैव स्पेंट, तो यहां पे स्पेंट क्या है? बोलो। V2 V3 आई V3, हैव V3, स्पेंट। हैव, ओके V3। तो जब भी हैव के किसी फॉर्म के साथ आएगा ना बेटा, दैट हैज टू बी अ V3। उम्मीद करते हैं आज के क्लास में हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब के नंबर्स को देखा, उसके काइंड्स को देखा, ऑक्सिलरी के साथ कौन सा मेन वर्ब जाता है, कौन से मेन वर्ब का क्या यूज है, मार्जिनल को समझा, V1, V2, V5 को हमने साथ देखा कि सब का एक काम है, किसके अंदर कौन सा वर्ब होता है। ये क्लास की रिकॉर्डिंग भी तुम्हें मिल जाएगी और इसका PPT भी तुम्हें मिल जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ। कल के क्लास में हम लोग ग्रामर नहीं पढ़ेंगे। कल एक दिन मैं चाहता हूं कि HC हार्डविक का एक लेसन जो मैंने तुम्हें भेजा है आज, वो तुम सॉल्व करके रखना। कल मैं उसको डिस्कस करूंगा कि उसको कैसे बनाया जाएगा। उसके बाद छोड़ दूंगा, रोज सिर्फ सही आंसर डिस्कस करेंगे, हम पूरा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे जब तक कि तुम ना पूछो। लेकिन कल के क्लास का पूरा पूरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है HC हार्डविक को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, वो हम लोग कल शुरू करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। और एक बात और बता दूं कि कुछ बच्चों को शाम में प्रॉब्लम है, हालांकि बच्चे इस बैच में 13, 14, 15 बच्चे ही हैं, लेकिन फिर भी मैंने इस क्लास को एक और टाइम दिया है, सुबह 7 से 8 का, 7 to 8 इन द मॉर्निंग। तो जिन बच्चों को लगता है किसी, लेकिन एक ही बैच में रहना है, ऐसा नहीं कि सुबह भी है शाम भी है, तो जिसको लगता है सुबह में आना चाहिए वो सुबह 7 से 8 भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पूरे वीक में हम लोगों ने प्लान किया था 2 डेमोन्स्ट्रेशन क्लास का, लेकिन हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस पूरे हफ्ते हम लोग डेमो क्लास रख सकते हैं। अगर कोई भी नया बच्चा तुम्हारे ग्रुप में, मैं चाहता हूं कि मेरे सामने 100 बच्चे रहें एक साथ, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर तुम सेटिस्फाइड हो क्लास के कंटेंट से, डिलीवरी से, डिस्कशन से, तो जरूर से जरूर अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करो ताकि वो आने वाले 2-3 दिनों में इस बैच का पार्ट बन जाएं। फीस का जो कंसेशन है वो कंटिन्यू करेंगे इस बैच के लिए। वो हम लोग 4,500 की जगह 2,500 रुपए फी चार्ज की जा रही है। सुजीत शर्मा सर ने बात की होगी तुम लोगों से। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग मिलकर टीम के तौर पे काम करें। वी आर नॉट हम लोग और तुम लोग, वी आर और हम लोग। तो जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे उतना ज्यादा मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, ज्यादा फोकस होकर काम करेंगे हम लोग।
तो तुम अपनी जिम्मेदारी एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटर इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस जरूर से पूरी करना। बहुत मजा आएगा। तुम 1 महीना तक लगातार क्लास में बने रहो। अगर आज बिल्कुल बड़ा सा चेंज तुम्हारे अंदर नहीं आया तो मुझसे कहना, मैं तुम्हारी फीस वापस करवा दूंगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। इसलिए पूरे, इसका मतलब नहीं कि बैठ जाता हूं, फीस वापस लेता हूं चुपचाप, में पढ़ता ही नहीं, ऐसा मत करना। साथ साथ पढ़ते रहो। ये सिर्फ एक मुहावरा है ना। पंकज मुस्कुरा रहे हैं। तो मुहावरा कहने का मतलब है कि इतना अच्छे, अगर तुम साथ दो ना बेटा, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, आसमान में छेद कर सकते हैं। तुम पढ़ने लगो। You'll find me or in me to be your best teacher in the world. अगर तुम साथ दोगे तो, और तुम्ही साथ तेरा ही दिल ना चाहे तो नाचार क्या करे। एक शेर है, थोड़ा उर्दू है, फिर भी सुनाता चलूं कि हम तो मायल बकरम हैं, कोई सायल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं। कि मैं तो हमेशा चाहता हूं कि कर्म करूं, लोगों की भलाई करूं, लेकिन कोई पूछे तब तो, राह दिखलाएं किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं। किसको रास्ता दिखाएं? कोई मंजिल का ढूंढने वाला हो तब तो हम लोग मंजिल पे पहुंचेंगे। और इन दिस 7 months period I promise a sea change, a big change, a revolutionary change in your English grammar, vocabulary, speaking, writing and reading skills. It's my promise. Thank you so much. Good night. Sleep tight. Bye-bye. Thank you, sir. Most welcome everyone. Thank you, sir. Most welcome everybody. Good night. Thank you.